अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My pleasure, Asu. Thank you so much. सर, दो तीन खबरें चल रही हैं। एक तो जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट मैच जो है उसमें इंजमामुल हक साहब ने तो खैर रिजाइन कर दिया है। जो वो चीफ सेलेक्टर बने थे उससे एक मैच जीत भी चुके हैं। साथ साथ दूसरी खबरों में अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब का कहना है कि जी उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, घर से खाना नहीं आने दिया जा रहा है। शेख रशीद साहब ने एक लंबा यू टर्न मारा है, वो भी सब कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। और दिनेश कनेरिया साहब की भी हम बात करेंगे। देखिए आरजू, सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश के मैच के जीतने का बताऊंगा आपको। पिछले मैच तो वो बेचते रहे हैं, उसमें तो वो अब कई चीजें स्कैंडल सामने खुल के आ चुका है। यासू जो कंपनी उन्होंने बनाई थी वहां इंग्लैंड के अंदर, उसमें सारे इनके नाम आ चुके हैं, उसकी तफसील सामने आ चुकी है। लेकिन अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए अपने आप को आगे से जो जवाब उन्होंने दिया है कि 2 साल से हमें तनख्वाहें नहीं दी गई, तो वहां भी फिर आप आम लेने गए थे, वहां आप जाते ही ना, रिजाइन कर देते। क्यों क्यों क्या गए वहां पे आप करने वहां? और दूसरा, आपको पता है जो कल फिर उन्होंने अपने वहां से इन्होंने होटल के अंदर अपना मेन्यू छोड़ के फिर उन्होंने खाबे मंगा के वहां पे खाए, जिस तरह अगले दिन वो वसीम अकरम साहब कहते हैं ये कढ़ाइयां खा खा के 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? एक काकड़ साहब वो कम थे जो दुनिया के दौरों पर भेजे हैं, उनको आपने पूरी की पूरी टीम, इतने लोगों को सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, इतना पैसा आपके पास। आईएमएफ को देखना चाहिए, अंधे हैं आईएमएफ वाले कि किस तरीके से इनके ऊपर बेदरेक पैसा लगाया जा रहा है। दूसरा, आज मुझे पता चला कि जो उनके जो चेयरमैन है अशरफ साहब, जो उनके हैं, वो एमक्यूएम को दे रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ वो सियासी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है ना कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से वो बने थे इसके चेयरमैन, तो सुना वो सियासी बुनियादों के ऊपर ठेके दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं। तो देखें, पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है इस वक्त करप्शन से मुबर्रा नहीं है, हर चीज के अंदर करप्शन है। सर, आईएमएफ वाले भी तो आ रहे हैं कल 2 तारीख को, उन्होंने कहा। मैं कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए पैसे देते हुए। पाकिस्तान को पैसे नहीं चाहिए, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन चाहिए। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट कंट्री है। सारे ही लूट रहे हैं और बेदरेग लूट रहे हैं, डॉलरों और पाउंडों में लूट रहे हैं। कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है। कभी पासपोर्ट बेचते हैं, वो जो 12,000 इन्होंने पासपोर्ट बेचे थे, उसका भी जवाब है उनके पास। कहते हैं हमें भी 2-2, 3-3 साल तक तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए हमने पासपोर्ट बेच दिए। तो यार पाकिस्तान ही भेज दो, फिर पीछे बचा तो कुछ भी नहीं। पीआईए है, उसकी भी हालत यही है, हर चीज की हालत है। सर, खत्म है पीआईए तो। मैं आपको दुख के एक बात बताना चाहता हूं कि मैं अगले दिन यहाँ पे मैं, क्योंकि आपको पता है मेरा जो प्रोफेशन बिजनेस है मेरा हेल्थ केयर का है, कुछ डॉक्टर थे, मैं उनके एक इवेंट के अंदर मैं गया, आई वाज अ स्पीकर देयर एज वेल। एक डॉक्टर साहब ने तकरीर में कहा कि हम यहाँ एक एनजीओ थी, हम पाकिस्तान के अंदर अद्वियात भेजते थे, मेडिसिन फ्री भेजते थे लोगों के। कहते हैं वहां से डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया आप दवाइयां ना भेजे करें, आप पैसे भेज दें, आप दवाइयां खुद ले लें। चले फिर इस पे। लेकिन आरसू, इस तरह मुल्क खैर चल तो नहीं रहे आप। मैं कब किस तरह कह सकूं कि आप इस तरह मुल्क नहीं चलते? आप चल कहाँ रहे हैं? आप तो रुक चुके हैं। आप तो बहुत, आपके जो हालात हैं अजीब से हैं, मैं समझता हूँ समझ से बाहर है। लेकिन जो वो मैं बात क्रिकेट के हवाले से दानिश उनकी बात कर रहा हूं, उनको कहने वालों से मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो खुद मुसलमान है? और जो शायद अफरीदी और दूसरे लोग उनको कहते रहे हैं बार बार कि आप मुसलमान हो जाएं, क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप लोगों को इस तरह कन्वर्ट करें? आप क्या, जब मुगल थे यहाँ पे मार मार के जब या जमीनें दे दे के लोगों को इस तरह मुसलमान करते रहे, क्या ये इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है कन्वर्जन की? मेरी नाकस राय के मुताबिक, जो कि मैंने दूसरे मजहबों के बारे में बहुत पढ़ा है, किसी मजहब के अंदर बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। आरजू, ये दिलों के सौदे हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ हम ऐसे लोग हैं, मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ तो मैं मुसलमान हूं, मैं किसी हिंदू के घर पैदा होता तो मुसलमान होता। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां लोग मजहब को पहले पढ़ते हैं, जो उनको मजहब अच्छा लगता है उसको अडॉप्ट करते हैं। अब मैं मजहब के बारे में बताना चाहता हूं कि मजहब है क्या। मजहब, हर इंसान जब पैदा होता है वो स्पिरिचुअल एपेटाइट लेकर पैदा होता है।
ये मजहब सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल एपेटाइट को पूरा करता है। और स्पिरिचुअल एपेटाइट का सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप जब भी को मांगना चाहते हैं चीज तो किसी से मांगना चाहते हैं, जब वो नहीं मिलती तो आप किसी को ब्लेम करना चाहते हैं। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल एपेटाइट। अब उसके लिए आप ये दावे, जो बुलंद आवाज दावे करने शुरू कर देते हैं, मेरा मजहब सच्चा है बाकी सारा खराब है, ये भी गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। मैंने एक बुक पढ़ी थी इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन्स, तो उसमें बिलखसूस मैं जब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उसमें सेंटर है, लोग मुख्तलिफ रास्तों से उस सेंटर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर इज द सेम। अगर हिंदू है वो दूसरे रास्ते से वहां पहुंच रहा है, वो दूसरे रास्ते से अपनी स्पिरिचुअल एपेटाइट को सेटिस्फाई कर रहा है। मुसलमान दूसरी तरफ से जा रहे हैं, सिख दूसरी तरफ से जा रहे हैं, लेकिन अगर और दूसरा इनके फंडामेंटल सेम है सबके। जो मजहब नफरत को फैलाएगा, जो वायलेंस को प्रमोट करेगा, वो मजहब नहीं है, वो मजहब हो नहीं सकता। वो किसी ह्यूमन ने उसको खराब करने के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए उसमें चेंजेस कर रखी हो, अलग की बात है। लेकिन ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो ये कहता हो कि आप किसी दूसरे का दिल दुखा के, किसी को जख्म लगा के आप जन्नत में चले जाओगे या यू विल अचीव द जो दिस इज बिल्कुल। और बिलखसूस मेरी इतनी हमदर्दियां हैं आज दानिश कनेरिया के। मैं मुझे बहुत दुख हुआ था ये सुन के, बहुत दुख हुआ था। आई विश, मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया साहब को पाकिस्तान से छोड़ देना चाहिए। आप उनको चाहिए कहीं चले जाएं, पॉलिटिकल असाइलम ले लें। देखिए मैं भी तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं अमेरिका में। पॉलिटिकल मैं हूं तो नहीं पॉलिटिकल रिफ्यूजी, मेरा टाइटल नहीं है, लेकिन मैं फिट आता हूं एज ए पॉलिटिकल रिफ्यूजी। मुझे पढ़ाया गया है, लिखाया गया है कंट्री के अंदर, और जब मैं उसके अरूज पे आया हूं तो रिजेक्ट कर दिया। मैं वो एक बच्चा हूं जिसकी मां ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उनको दानिश कनेरिया को चाहिए कि वो कहीं जाएं और रिफ्यूज कर देते हैं उस मुल्क के अंदर जहां उनके साथ इतना लोग मजाक करते रहे हैं उनकी फेथ के बेस पे, और उन्हें कन्वर्जन के लिए ट्राई करते रहे हैं। मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और मैं अगर अमेरिका में कुछ उनके लिए कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे सर बहुत दुख। बिल्कुल सर, लेकिन सर आपने अमेरिका की बात की तो सर IMF की भी बात कर लेते हैं। और बहुत से यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी जो इकोनॉमी को समझते हैं लोग, जो टीवी वगैरह पर आते हैं, उनका कहना है कि आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर रेट कम किया गया है, दिसंबर के बाद 340 या 350 पे फिर पहुंच जाएगा। अब देखिए उसमें आरजू, आपने हर मनी एक्सचेंज के अंदर एक पुलिस वाला बिठा दिया है। कभी थप्पड़ों से भी इकोनॉमी ठीक हुई है? आपने डॉलर बेचने वालों को, मनी एक्सचेंज वालों को थप्पड़ मार मार के डॉलर नीचे किया, इस तरह तो नहीं होते ना। आपने कौन सी नई फैक्ट्रियां लगा ली, आपने कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है जिससे आपके डॉलर की प्राइस, आपकी इकोनॉमी ठीक होगी? वैसे की वैसी ही हर चीज। ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लीडिंग हो रही है आपकी। करप्शन चल रही, खुल खुला के हो रही है, रेट लग रहे हैं डॉलरों में, पाउंडों में, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। लेकिन ये कि सिर्फ ये है कि वो जो आपके मनी डॉलरों पे जो सट्टा चल रहा था, वो जो उसके ऊपर शर्तें लग रही थी और वो एक आर्टिफिशियल चीजें थी, वो कुछ अरसे के लिए वेकेशन पर चले गए लोग, वापस आएंगे तो फिर हो सकता है 400 पे चला जाए, आप कहें 380 पे। तो उन्होंने भी तो अपना खर्चे पूरे करने ना, वो आके वापस उन्होंने भी कसर निकालनी। लेकिन ये देखें, आप आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई फंडामेंटल जो इकोनॉमी के होते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि जिस जगह पे दहशत गर्दी हो 98%, वहां इकोनॉमी नहीं चल सकती। सबसे बड़ी बात, इस वक्त मेरे जो सियासतदान भाईजान है, जो लुटेरे हैं, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि नैब को खत्म कर देंगे। तो नैब पहले क्या कर रहा था? नैब पहले को करप्शन थोड़ी रोक रहा था, वो तो करप्शन को बढ़ा ही रहा होगा, वो रेट लगाते हैं। आजकल आपका रवाज क्या है मैं बताता हूँ आपको। कुछ अफसर भाईजान जो जाते हैं तो वो अपना रेट बढ़ाने के लिए जाकर बड़ी सख्ती करते हैं। जज जाएगा, DPO जाएगा, DCO जाएगा, वो जाते ही लोगों को जलीलो ख्वार करता है ताकि रेट बढ़े मेरा रिश्वत का। तो आप जब कोई नया कानून बनाते हैं तो नैब वालों के, एंटी करप्शन वालों की लॉटरी निकल आती है, उनके रेट बढ़ जाते हैं। यहां तक मैं खबरें पढ़ रहा हूं कि FIA वाले, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले लोगों को अगवा करके उनसे पैसे बनाते हैं। अगवा करने में इन्वॉल्व आपकी एजेंसियां हैं। तो उसमें आरजू देखिए, मैं एक बात को, आपको क्रैक डाउन करने का आप मास्टर हैं उसके, इसमें कोई शक नहीं। आपने जिस खूबसूरती के साथ PTI को रोल अप किया है, काश ही कभी अच्छा हो इसी तरीके से आप रिश्वत के ऊपर भी क्रैक डाउन करें। लेकिन क्यों नहीं कर रहे आप? वजह क्या है?
मुझे समझ नहीं आई कि हमारे जो हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उनको क्या रुकावट है कि करप्ट लोगों पे हाथ नहीं डाल रहे, क्या वजह है? मुझे मैं बिल्कुल लाजवाब हूं इसके लिए। मैंने बहुत लोगों को वॉशिंगटन डीसी के अंदर बड़े बड़े ताकतवर पाकिस्तानियों से क्वेश्चन किया है, उनके मुंह से कोई जवाब नहीं। सर अपने लोगों पे वो हाथ नहीं डाल सकते ना सर, बहुत से फौजी भी इन्वॉल्व हैं, बहुत से एजेंसी के लोग भी इन्वॉल्व हैं करप्शन में, सिर्फ पॉलिटिशियंस थोड़ी हैं। तो इस वजह से शायद आसिम मुनीर साहब कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन साथ ही अगर हम ये देखें कि जो नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, वापस आके नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा है और उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी के प्लान उन्होंने बनाए थे वो तो भारत ने चोरी कर लिए, वो तो मतलब वो लोगों ने फॉलो कर लिया और वो अपनी इकोनॉमी कहीं ले गए। वो प्लान असल में नवाज शरीफ साहब के थे। मैं बड़े मुअद्दबाना तौर पर अर्ज करना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब को हिस्ट्री का कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फारिग है और उनके एडवाइजर भी सारे फारिग हैं। हजूर अगर जान की अमान पाऊं अर्ज करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडर जो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, अब अंदाजा लगा लें कि जवाहरलाल नेहरू का दौर कौन सा था और आपका कौन सा प्लान चोरी हुआ है चांद पे जाने वाला। मियां साहब कैसी बातें करते हैं आप, जोक ना, आप लतीफे ना बोला करें। मुझे लग रहा है कि आप लंदन से कॉमेडी शो लेकर पाकिस्तान आ गए हैं कि हमारे प्लान जो है चोरी करके भारत चांद पे चला गया, चंद्रयान बना दिया उन्होंने। कैसी बातें करते हैं, मजाक करते हैं। सर उन्होंने कहा ये इकोनॉमी के सारे आइडियाज जो हैं वो सबके सब मियां साहब ने कहा मेरे थे, वो मोदी जी ने जो है फॉलो करके और इकोनॉमी कहीं पहुंचा दी, वरना हम ये सब कुछ कर चुके होते अगर उन्हें ना हटाया गया होता। मेरा ख्याल है पेट खराब होगा मियां साहब का जब ये इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। मुझे तो इसमें कोई सीरियस बात नहीं लगती। खाबे वाबे आके खाए होंगे, सिरी पाया का शौक है उनको, गैस हो गई होगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं बैकी बैकी वो। और यार जाने दे आप कैसी बातें करते हैं। मेरा मकसद मजाक आप ना किया करें, ना कोई अदालत है ना कोई कुछ है। लेकिन मुझे इन पे नहीं अफसोस। मैं आज एक बंदे ने मुझे व्हाट्सअप किया, बहुत बड़ी बात, उन्होंने कहा अगर ये करप्ट नहीं था, मियां साहब अगर करप्ट नहीं थे तो उनको बाहर क्यों भेजा गया, और अगर करप्ट है तो वापस क्यों लाया गया। मेरी समझ, और 3 दफा, और मियां साहब को ये नहीं पता कि 3 दफा ये मोहतरम 3 दफा बन चुके हैं पहले। ये कोई ब्रांड न्यू नहीं आए हैं वापस से, या रिकंडीशन होके नहीं आए। हाँ रिकंडीशन हुए हो शायद, कोई 2-4 स्टंट डाल दिए हो वहां गोरों ने, अलग बात है, लेकिन ये पुरानी शराब है, बोतल नहीं। तो क्या लेकिन सर एक चीज और मैंने सुनी, जैसे आपने कहा तो मुझे भी किसी ने व्हाट्सएप किया और उसमें लिखा था कि जिस कंट्री से मियां साहब वापस आए हैं वो भी, और जहां वापस आए वो भी, दोनों वर्ल्ड कप में बढ़ गई हैं। तो दोनों जो है वो इंग्लैंड का भी बुरा हाल है और पाकिस्तान का भी बुरा हाल है। लेकिन नहीं, इंग्लैंड ने नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। इंग्लैंड ने बेचे नहीं होंगे, हमने तो बेच के पैसे बनाएंगे। इस तरह करे, हम तो फायदे में, हमारे बच्चों ने पैसे बनाए। मैं इस पे बिल्कुल नहीं, मैं नाराज नहीं हूं उनसे। मैंने एक दिन भी किसी जगह ये बैठ के नहीं बात की कि पाकिस्तानियों ने मैच क्यों बेचे। बहुत अच्छा किया, गुर्बत में क्या करना था। आरजू मैं हो सकता क्रिकेटर होता तो मैं भी बेच देता, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा मैं ना बेचता। और सारा मुल्क बिक रहा है तो मैं क्रिकेट क्यों संभाल के रखूं भाई, बेचो इसको भी साले को। मैं तो नहीं बेचूंगा, अच्छा रेट लग गया तो दो, मैं तो कौन सा कहता हूं ना बेचू। वो कहते हैं 2-2 साल की तनख्वाह नहीं मिली, तो उन्होंने भी तो पेट पालना, बहुत अच्छा किया, मैं तो खुश हूं उन पे। कौन सी चीज जो नहीं बिक रही, जो क्रिकेट को संभाल के आपने वापस साथ लेके जाना, प्राइड तो है ही नहीं किसी चीज में। जो आपके मुताबिक जो आप कह रही हैं, सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब भाईजान जो हैं, जब वो वादे हमारे से कर रहे हैं, कौन को अगर रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे महकमा ज़राअत का हो, तो 2-2 3-3 आयतें कुरान के साथ पढ़ के हमारे जैसे लोगों को फिर गलत उम्मीदें क्यों लगवा रहे हैं। हमारे जैसे लोग फिर पहले ही नाजुक दिल के लोग हैं, 76 साल से हमें ठुड्डे मारे जा रहे हैं, उम्मीद लगती है फिर वो खराब हो जाती है। पर क्या करें, चले। सर इमरान खान भी कह रहे हैं उन्हें घर का खाना नहीं मिल रहा है और उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जेल के अंदर। शेख रशीद साहब ने भी एकदम यू टर्न मार लिया। शेख रशीद साहब, मेरा ये क्वेश्चन है अपने मुर्शिद पाक से कि आप हॉलीडे में बैठे हैं या जेल में बैठे हैं? दीवारें गिरा के आपको कमरे बना दिए गए हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज आप देख रहे हैं, आपकी मर्जी का साइकिल आपको मिल चुका है, बुशरा बीबी हफ्ते में 1 दफा मिलती है, आपकी बहनें आपको दोनों आके मिलती हैं 1 दफा, 15-15 वकील आपके पास आपकी शान में कसीदे गाते हैं, आपका पूरा मुगलिया दरबार लगा है जेल के अंदर। हजूर आप क्या चाहते हैं?
अब एक दूसरा लतीफा नहीं आपने सुना, जो एक लतीफा आपने भी ये खबर दी है, मैं भी खान साहब के हवाले से खबर दे रहे हैं, रोजे रखवा रहे हैं लोगों को। लंदन का टाइम अलग दे दिया है, कनाडा का टाइम अलग है, अमेरिका का अलग है। कहते हैं भूख हड़ताल है, लेकिन वो मेरे ख्याल में डाइटिंग प्लान ही है उनका। लग रहा है कि पीटीआई वालों के पेट बढ़ रहे थे, तो खान साहब ने कहा यार कि, और देखें रोज देखे थे कि भूख हड़ताल क्या करनी है, सुबह 9 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कुछ नहीं खाना, ये भूख हड़ताल है। लेकिन उसमें आरजू, मैं बहुत अफसोस है, और कान तरस चुके हैं कि कोई अच्छी खबर कभी बादरे मल्ले से आए। लेकिन सर मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हर लीडर को, हर पॉलिटिशियन को जो है जेल से बाहर आना चाहिए। तो एक तरह से सही भी है, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, करप्शन के केसेस तो उनके ऊपर भी हैं, जरदारी साहब पर भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग अलबत्ता आपस में कुछ लग रहा है नाराजगी चल रही है। नहीं, मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन जो मेरी भी है इस वक्त, जो लोगों से बातें हो रही हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएंगे कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। हाँ, इमरान खान जेल से बाहर शायद ना निकल सके, लेकिन उनके लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और जो इलेक्शन का लिस्टें जो बनाई गई हैं, उसमें कुछ सीटें पीटीआई की भी हैं, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन का रिजल्ट तो आ चुका है, सिर्फ अब आपने एक्सरसाइज ही करनी है। सीटें तो बांट ली उन्होंने आपस में, तो वो टूटी फूटी सी सीटें लेकर आ जाएंगे लोग, इनके अपने अपने बोलियां बोलेंगे, वहां पे बिकेंगे, चीजें होंगी, दमादम मस्त कलंदर है। मैंने आपको बताया, आप गरीब मुल्क नहीं है, आप करप्ट लोग हैं, और वो करप्शन होगी बड़े, जिस तरह हो रही थी पहले। फिर 100 लोग होंगे, पहले जो हमारे मिस्टर स्पीड थे, शहबाज स्पीड साहब, उनकी 85-86 की थी कैबिनेट, तो अब आएंगे तो मेरा ख्याल है 100 के करीब अब फिर होंगे लोग, और मजे करेंगे। 10-10 गाड़ियां उनको दी जाएंगी मिनिस्टरों को, तकरीबन 150 एमएनए होगा, उसमें से 100 मिनिस्टर होंगे, यही होगा और क्या होना है मेरा मत। लेकिन अफसोस है, इस तरह अगर जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मैंने आपको शायद एक दफा कहा था, आप जिस तरीके से चल रहे हैं, तो मैंने कई दफा शायद सुनाया पहले कि फैज अहमद फैज से किसी ने पूछा था कि सर ये मुल्क इस तरह जलीलो ख्वार हो रहा है, कहीं मुल्क खत्म तो नहीं हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इससे भी बुरी खबर है। उन्होंने कहा क्या खबर? उन्होंने कहा नहीं, ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये ऐसे चल रहा है, इसको चलना कौन कहता है? वो इसको चलना कहता है कि जो आपके पठान भाई मोटरसाइकिलों पर गधों पे फिर रहे हैं, अब वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं देखो ये किस तरह का पागल हो। तो सर अब जब इकोनॉमी खराब होगी तो क्या अब इल्जाम सारा जो है वो फलस्तीन या हमास और इजराइल पे चला जाएगा कि उनकी जंग की वजह से कुछ हुआ, लेकिन उनकी जंग कहीं रुक रही है, या आपको लग रहा है अभी कोई उम्मीद नहीं है जंग रुकने की? उसकी एक छोटी सी मिसाल आज देना चाहूंगा, बल्कि वो खबर है मेरे ख्याल में, मैं तो उसको सोच रहा था ट्वीट करूं। खबर ये है कि आप लोगों को तो कोई पता नहीं है कि क्या होना है, कल क्या होना है, कौन वजीर आजम होगा, कौन आर्मी चीफ होगा, कौन क्या होगा। लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल लैंड। लेकिन वेस्ट एशिया के अंदर अगर ये जंग बाहर निकली तो कई लोग परेशान हैं, और उन्होंने पहले ही प्रिकॉशन लेने शुरू कर दिए। आपका पड़ोसी मुल्क जो है भारत, उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया कि वेनेजुएला से तेल लिया जाए। पेट्रोल जो है, पहले उनके ऊपर सैंक्शंस थी तो वो नहीं बेच सकते थे, अब अमेरिका ने सैंक्शंस उठा ली, वो वेनेजुएला से तेल लेने के प्लान बना रहे, सस्ता, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनको सोच है, नेशनल इंटरेस्ट सामने है। और आपके लोग जो है वो बस डाके मार के लंदन और टोरंटो भागने के एक्सपर्ट हैं, 76 साल से मार रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर इस हवाले से, मैं जंग के हवाले से जब आई बात, तो ये कहूंगा 57 कंट्रीज की सऊदी अरेबिया के अंदर मीटिंग थी, तो उसमें उनसे वोटिंग कराई गई है कि इनमें से फलस्तीनी मुहाजिरीन कौन रखेगा। सब कंट्रीज ने ना कर दी कि हम नहीं रखेंगे। इजिप्ट और जॉर्डन ने अमेरिका से कहा कि हम अगर मुहाजिरीन रखेंगे तो पैसे लेंगे। ये आपकी मुस्लिम उम्मा के हालात हैं। लेकिन देखें अब तो सारे नारे किस बात के लगा रहे हैं? फिर ये साफ कहें ना कि इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि शुरू तो हमास नहीं किया था, इस दफा तो जो मर्जी आप कह लें, लेकिन इस दफा गलती जो है वो हमास की है, और इजराइल ने बहुत कुछ सहा है। अब जब वो पलट के जवाब दे रहा है तो ये सबके सब सिर्फ भाषण दे के साइड पर हो रहे हैं, नहीं, और कोई रेफरेंस नहीं रख रहे। आरज़ू आप नारे कहती हैं, ये ट्विटर के ऊपर फैशन है और कुछ भी नहीं। ये ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान किया, इंडिया तक में जो है वो फलस्तीन और उसके एम्बेसी के बाहर जो है वो वहां के मुस्लिम्स खड़े में कि जी हम जाएंगे लड़ने के लिए, हमें वीजा दो। नहीं, ये वाली दीवानगी वहां पर भी नहीं, वो बच्चे बच्चियां डेटिंग मीटिंग के लिए जिस तरह पहले पीटीआई के जलसों में जाते थे, नंबर शंबर एक्सचेंज करने, अब एम्बेसी के सामने चले जाते होंगे। उन्होंने वहां क्या करना है, इनको क्या पता है?
ये लौंडे लपाड़े जो अनपढ़ जाहिल जिनको इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता, आपका क्या ख्याल है ये जिंदगी में कुछ अचीव करेंगे? सर इंडिया में भी हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी जो है लोग जा फैशन करके है मुस्लिम ये, इसी आप तरह के। आरजू अमेरिका में भी हो रहा है, फैशन है। लिबरल जो लोग हैं ना, लिबरल, ये जो एडिक्टेड नशे कर रहे हैं इस तरह के, ब्लैक लाइव मैटर इस तरह के करके बाहर जाते हैं इकट्ठे होके, बस वो उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ नंबर शंबर डेटिंग वेटिंग करते हैं और कुछ भी नहीं, फैशन है सिर्फ। और यार इनसे किसी ने आज तक कोई फलस्तीन के लिए वो पैसा भी दिया किसी ने आज तक कि उनको खाना दे भेजते हैं, ये लो पैसे ले लो। फैशन है, इसको छोड़ दें। कोई ट्विटर से ना हुआ तो डेटिंग वेटिंग के लिए उन्होंने ट्विटर पे डाल देते हैं, आ जाए एम्बेसी के सामने, वहां पे मिलते हैं, वहां पहुंच जाओ, आ जाओ, कपड़े अच्छे से पहन के आना, इस दिन आप पिंक में बहुत अच्छी लग रही थी, प्लीज आना, आज मैं फलस्तीन के झंडे का कलर पहन के आऊंगी। तो ड्रामे और क्या करना। मगर सर अगर हम थोड़ी सी बात लास्ट में फिर कर लें, ज़मामुल हक साहब ने रिजाइन कर दिया, बहुत हंगामा था उनके रेजिग्नेशन के ऊपर। भाईजान ने बहुत करप्शन की है, दाढ़ी जो थी उनकी अपने पेट तक थी, उनकी मूछें साफ थी उनकी, और नमाज में बहुत तवज्जो थी, लेकिन पाउंड भी बहुत प्यारे थे उनको। लंदन में पाउंड लिए बहुत भाईजान। अफसोस ये देखें, ये भी अफसोस है कि किस तरह का हुलिया बना के लोग वारदात डालते हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत डालते हैं ना। आपको बताया कि 27वें रोजे के ऊपर जितने ब्लैक मार्केटर हैं जिन्होंने रमजान में पैसे ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जखीरा दोजी 27वें रोजे मदीना में होते हैं। कहते हैं तेरा करम है आका के बात अब तक बनी हुई। वाह वाह वाह, ये वहां कहते हैं जाके। तो ये 2 नंबरी है। ज़मामुल हक क्या है, वो सारे अब तो स्कैंडल बाहर आ चुके हैं, अल्लाह तो सर भला फिर सजा नहीं होगी सर, कोई पकड़ धकड़ तो नहीं नहीं होगी नहीं, जब सब ना सामने ना हो गया? भाई ना, सजा कभी आज तक हुई पाकिस्तान में? मुजाहिर नकवी साहब आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका क्या क्या उनके ऊपर इल्जाम नहीं है, उनको पकड़ रहा है कोई? किसको पकड़ रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान में ये तो फैशन ही नहीं ना कि करप्ट लोगों को पकड़ा जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, जो करप्शन ना करे उसको पकड़ते हैं, जो शरीफ आदमी होगा, जो करप्शन नहीं करता, उसको पकड़ के पैसे बनाने का फैशन है पाकिस्तान में, वो है, उनको किसने पकड़ना है? दूसरा ये है कि जो आपकी कामयाबी का सीक्रेट आरजू ये है, जो खाता है खिलाता है वो तो बादशाह है भाई, वो तो मलक रियाज बन जाता है ना पाकिस्तान में। आप देखें आरजू, जो जिस तरीके से आपके जो हालात हैं आगे फ्यूचर में, जब मेरे पठान भाई अफगानी भी आपसे आगे निकल गए हैं, अब तो कोई मुल्क ढूंढना पड़ेगा आपकी मिसाल देने के लिए। पता नहीं वो कई दफा मैं पहले माजी में कांगो कहता था, कांगो तो बहुत सिविलाइज हो चुका है आपके मुकाबले में। अब तो देखता हूँ सोमालिया भी आगे जा चुका है। अब देखते हैं आपका किससे मैच कराना है, किससे आप मिलते जुलते हैं। सर अच्छे की उम्मीद रखें सर, शायद कुछ बेहतर हो जाए। भाई मुझे तो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब से है, और जिस स्पीड से चल रहा है मेरी उम्मीदें वो इतनी ताकतवर नहीं है, उसमें सख्त नहीं, खत्म होती जा रही, क्योंकि पता नहीं वो कोई वो क्रैकडाउन नहीं कर रहे करप्शन के ऊपर, और आपका मेन इशू आपके सोसाइटी का करप्शन। सर हो सकता है मोदी जी अखंड भारत कर दें तो हमारा मसला भी हल हो जाए, हम उन्हीं के गले पड़ जाएं जाकर। आरजू वो क्यों करेंगे? मुझे ये बताएं, वैसे मुझे ये बताएं उनका फायदा है इस चीज में? नहीं, नुकसान है? नुकसान ही। आप मुझे ये बताएं, आप कहीं जाएं कोई चीज खरीदने के लिए, 5 चीजें पड़ी हो आपके सामने, आप उसमें कुछ चलती चीज लेंगे ना, जो साफ सुथरी पड़ी हो, जो खराब हो, सड़ गल रही हो, जिसमें कीड़े पड़े हो, लेंगे आप? जहां आप जिहाद के टीके 10-10 साल बाद लगाए जाए, 15 किस्म का 20 किस्म का इस्लाम चल रहा हो वहां पे, आप लेंगे वो? एक कंट्री खत्म होने को है तो उनको वो क्या करेंगे इसको लेकर? उनको क्या जरूरत है इसकी? आप तो भाई पाकिस्तान को पाकिस्तानी नहीं लेना चाहते तो वो क्यों लेंगे भाई? पाकिस्तान में इस वक्त तो एक भी पाकिस्तानी नहीं है, सारे फराडी है उधर। मैं तो आप ही होंगे मेरे ख्याल में आखिरी पाकिस्तानी यार, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं, धोखा किया लोगों के साथ, आपने फ्रॉड किया, नाम रख दिया पाकिस्तान। कोई चीज पाक है वहां पे? किसी के ख्यालात सोचे पाक है? लेकिन दुख है, अफसोस है आरजू, इस पे जितना भी किया जाए मातम कम है। लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ ऑप्टिमिस्ट रहने की, ऑप्टिमिस्टिक कि शायद कुछ हो जाए, शायद कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन पता नहीं। मैं जिस तरह आपको बताया कि खुदा की जात भी अपना हमारी दुआएं सुनती है ना बददुआएं सुनती है, हमने शायद गुनाह बहुत ज्यादा कर लिए वो भी पाकिस्तान। तंग आ गए होंगे सुन सुन के कि ये सुधरने वाली कौम नहीं है। तो भाई मैं आप जाके कभी भी मदीना और मक्का देखें, सबसे ज्यादा वहां बैठे हैं, वो ये करते हैं बातें वहां पे, लेकिन पता नहीं दिल से नहीं करते, इस्लाम को समझ ही नहीं पाए, एक फॉरेन रिलीजन है, उसको सीरियस ले नहीं सके। सर अगर खुद ठीक हो तो इन्हें मक्का मदीने जाके दुआएं करने की जरूरत नहीं, जहां भी मौजूद है वहां से
सुन लेगा ऊपर वाला। खुदा लेकिन हर ये जगह खुदा हाँ, खुदा हर जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। मैं 100% एग्री करूंगा आपसे। आपका यही मक्का है, यही मदीना है, अगर आप करना चाहें तो उसमें कोई शक नहीं, बेशक, टोटली एग्री। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर योर करेक्शन। थैंक थैंक यू सो मच सर, आपने आज जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।